हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर और नया टॉपिक एसिड बेस बैलेंस, जो कि फिजियोलॉजी का है। इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस बैलेंस कैसे इम्पोर्टेंट है। ये एसिड बेस बैलेंस क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब बहुत ज़रूरतमंद है होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म के लिए। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस बहुत ज़रूरतमंद है। यदि हम लोग बात करें रिएक्शन के बारे में, CO2 प्लस H2O गिव H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड। ये वाला बात याद रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये सारा जो आगे हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें कार्बोनिक एनहाइड्राइड का रोल ज़्यादा है। ये वाला रिएक्शन का रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड गिव H2CO3, जो कि कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब H2CO3 में दो कंपोनेंट होता है, एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड में जैसे H2CO3 दो पार्ट में बटेगा तो H प्लस और HCO3 माइनस बनेगा। H प्लस हमारा हाइड्रोजन है और HCO3 माइनस हमारा यहाँ पे बाइकार्बोनेट है। यदि मैकेनिज़्म के बारे में बात किया कैसे हम लोग एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, उसके हमारे पास 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास बफर आ जाता है। बफर में जैसे कि HCO3 माइनस, ये एक टेम्प्रोरी मैकेनिज़्म है। बेसिकली ये कुछ समय के लिए काम करता है। बेसिकली ये पीएच मेंटेन करने के मेंटेन पीएच और ये डैमेज को डिक्रीज़ करने के लिए काम आता है, लेकिन ये कॉज को करेक्ट नहीं करता। इट डजंट करेक्ट द कॉज, ये कॉज को करेक्ट नहीं करता, लेकिन ये जो भी हमारे पास पीएच को मेंटेन करता है, कॉज के पीछे नहीं जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात किया जाए तो लंग्स है CO2 अल्टर्ड बाय ब्रीदिंग। हम लोग यदि ज़्यादा सांस लेंगे, कम सांस लेंगे, ज़्यादा सांस लेंगे तो CO2 कम होगा। जो कि आपको पता है CO2 यदि कम होगा तो यहाँ पे ये रिएक्शन में चेंजेस होगा, H प्लस HCO3 में चेंज होगा। इससे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये हेल्प करता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास आता है किडनी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर यदि बात किया जाए तो ये एक्सक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस के बारे में बात किया गया है। किडनी सबसे इम्पोर्टेंट किडनी है। इसके अंदर में एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे H प्लस HCO3 माइनस आता है। अब हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेंगे। नॉर्मल पीएच के बात किया जाए तो नॉर्मल पीएच का हमारे बॉडी का होता है 7.35 टू 7.45। पीएच यदि 6.9 से यदि कम हो तो डेथ हो सकते हैं, और यदि 7.8 से ज़्यादा हो तो डेथ हो सकता है। मतलब कि हम लोग को पीएच मेंटेन करना आवश्यकमंद है, ज़रूरी है। यदि बात किया जाए इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीएच, तो चेंजेस इन पीएच डीनेचुरेशन। एक्चुअली पीएच जब चेंज होता है उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, या फिर एंजाइम के बात कर सकते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन लॉस होता है। सेकेंड बात किया जाए CNS के बारे में, CNS क्या करता है, CNS से क्या होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यदि पीएच बढ़ेगा तो अल्कोलोसिस होगा। आप जानते हैं कि पीएच यदि बढ़ता है तो अल्कोलोसिस होता है, और पीएच यदि घटता है तो एसिडोसिस होता है। पीएच यदि बढ़ेगा अल्कोलोसिस होगा, उससे हाइपर एक्साइटेबल होगा, उससे सीजर और एपिलेप्सी आएगा। सीजर मतलब जैसे बच्चे लोग को आप जानते होंगे कि बच्चे लोग को छटपट्टी छटपट्टी टाइप धरता है ना, वो वाला, उस तरह का। और एपिलेप्सी होगा। एपिलेप्सी इज ए स्पेशल केस ऑफ सीजर। एपिलेप्सी इज ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर। कभी भी भाई हो जा रहा है सीजर ना, उस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलेंगे एपिलेप्सी बोलेंगे। ड्यू टू एबनॉर्मल एक्सेस न्यूरोनल डिस्चार्ज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद इंक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, एग्जांपल अल्कोलोसिस। ये बेसिकली अल्कोलोसिस में होता है एपिलेप्सी। और ये सीजर आता है ना भाई, मिर्गी टाइप का, उस तरह का बोल सकते हैं। और यदि पीएच डिक्रीज हो रहा है तो एसिडोसिस होगा और वो हाइपो एक्साइटेबल होगा। पीएच बढ़ेगा तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगा। उसका एग्जांपल है हमारे पास सीजर और एपिलेप्सी। और पीएच यदि डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपो एक्साइटेबल। अब हम इस चैप्टर में ना कुल मिला जुला के हम लोगों को 3 लाइन ऑफ डिफेंस ही पढ़ना है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन हमारे पास जो है वो बफर की तरह काम करता है, जो कि टेम्पोररी मैकेनिज्म। ये क्या है, टेम्पोररी मैकेनिज्म है।
और ये फर्स्ट यदि ये सब नहीं होगा तो हमारा जो प्रोटीन है वो डी नेचर हो जाएगा। क्या, जैसे प्रोटीन क्वाटरनरी प्रोटीन है वो डी नेचर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बफर। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर में यदि सिंपल सा है CO2 में यदि H2O जोड़ेंगे तो H2CO3 बनेगा और H प्लस HCO3 माइनस रिलीज होगा। अब सबसे पहले HCO3 माइनस के बारे में यदि बात करें तो हमारे पास HCO3 माइनस है मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यदि हमारे पास फ्लूइड है उसके बाहर वाले में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में HCO3 माइनस इंपॉर्टेंट है एंड ओवरऑल। अब ये हाईली रेगुलेटेड होता है जैसे CO2 H प्लस, CO2 बाई लंग्स, H प्लस बाई किडनी। हाईली रेगुलेटेड CO2 बाई लंग्स, CO2 किसके द्वारा रेगुलेट होता है, लंग्स के द्वारा रेगुलेट होता है। H प्लस किसके द्वारा रेगुलेट होता है, बाई किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है। आप पढ़े होंगे नेफ्रॉन वाला चैप्टर में H प्लस का वहाँ पर रेगुलेशन होता है। और CO2 का आप जानते हैं क्योंकि उसके अंदर में जब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो उससे रेगुलेट होता है ना। तो H प्लस किससे रेगुलेट हो रहा है, किडनी से। CO2 किससे रेगुलेट हो रहा है, लंग्स से रेगुलेट हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर का बात हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रा सेलुलर बफर। इंट्रा सेलुलर बफर में हमारे पास आता है प्रोटीन, अबंडेंट इंट्रासेलुलर बफर। इंट्रासेलुलर बफर में प्रोटीन एक अबंडेंट इंट्रासेलुलर बफर है। एग्जांपल में हेमोग्लोबिन RBC। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड डिटरमाइन द बफरिंग कैपेसिटी। हिस्टिडीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो कि डिटरमाइन करता है बफरिंग। बफर मतलब कि pH चेंज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बफर क्या होता है, एनीथिंग विच रिड्यूसेस द चेंज इन pH। तो ये हिस्टिडीन ये सब क्या होता है ना कि बफरिंग कैपेसिटी से काम करता है। अब यूरिनरी बफर में, यूरिनरी बफर कौन सा है, फॉस्फेट अमोनिया। यूरिनरी बफर कौन सा है, फॉस्फेट अमोनिया एक यूरिनरी बफर है। आगे यदि बात किया जाए, पहला लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। पहला लाइन ऑफ डिफेंस का क्विक रिकैप किया जाए तो क्विक रिकैप में हम लोग बात किए थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बफरिंग कैपेसिटी, एक टेम्पोररी मैकेनिज्म है। उसके बाद यदि बफर हम लोग इसे मेंटेन नहीं किए तो डी नेचर हो सकता है। अब आगे यदि बात किया जाए, दो तरह के बफर होंगे ना फर्स्ट लाइन डिफेंस में, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में हम लोग क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O गिव H2CO3 बनाता है। HCO3 माइनस के बारे में बात किया जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर एक्स्ट्रा सेलुलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर कौन सा है, HCO3 माइनस, और जो कि हाईली रेगुलेटेड होता है। CO2 कहाँ रेगुलेट होता है, लंग में। H प्लस कहाँ रेगुलेट होता है, किडनी में। इंट्रा सेलुलर बफर की बात हो गया था। और यूरिनरी बफर कौन से हैं, फॉस्फेट और अमोनिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड लाइन डिफेंस के बारे में। सेकेंड लाइन डिफेंस में अगेन CO2 प्लस H2O गिव H2CO3। मैं इसलिए बोला था कि रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 प्लस H2O गिव H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट रिलीजेस H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब यदि हम लोग बात करें लंग्स के बारे में, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑब्वियसली लंग्स में था ना। अब लंग्स में क्या है, रेगुलेशन वाया ब्रीदिंग। हम लोग रेगुलेशन जो कर रहे हैं, वाया ब्रीदिंग रेगुलेट कर रहे हैं, करेक्शन अप टू 75%। ये जो है 75% तक करेक्शन कर लेता है। आपको पता है कि यदि हम लोग सांस ज़्यादा लेंगे, यदि हम लोग सांस ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग का CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा, पार्शियल पर कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हम लोग सांस ज़्यादा ले रहे। इफ़ यू टेकिंग मोर एयर देन देयर विल बी मोर O2 एंड देयर विल लेस CO2। CO2 कम होगा ना, CO2 कम होगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर मतलब वेंटिलेशन। इफ मोर देयर इज वेंटिलेशन देन लेस CO2, पार्शियल प्रेशर CO2 विल बी देयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपो वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन यदि हम लोग रेस्पिरेटरी रेट के बारे में बात किया जाए एंड डेप्थ, यदि इफ़ यू टेक मोर एयर, इफ़ यू टेक रेस्पिरेटरी रेट, यदि हम सांस लेने की क्षमता को यदि बढ़ा दिया जाए तो, और हम लोग डेप्थ से इफ यू टेकिंग एयर मोर, बहुत ज़्यादा हम लोग सांस ले रहे हैं तो CO2 का 62 होगा। CO2 62 होगा तो क्या, CO2 घटेगा तो पार्शियल प्रेशर CO2 भी घटेगा। हाइपर वेंटिलेशन सांस नहीं ले रहे हैं, देन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी हमारा रेस्पिरेटरी रेट ऐसे घटा हुआ है, CO2 का रिटेंशन बढ़ेगा। CO2 रिटेंशन मतलब CO2 रहेंगे और CO2 यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सांस कम ले रहे हैं, हाइपर में सांस ज़्यादा लेते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस की बात हो गया है कि सेकेंड लाइन डिफेंस वही लंग्स है। हाइपर वेंटिलेशन बात करते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस में कौन रोल प्ले कर रहा था, किडनी रोल प्ले कर रहा था। अब थर्ड लाइन डिफेंस फिर वही रिएक्शन CO2, एकदम सबसे इजी चैप्टर यही है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस CO2 प्लस H2O गिव H2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट गिव H2CO3 एंड ये जो बाद में टूटेगा किस में टूटेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस में टूट जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या करता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। किडनी क्या करता है भाई, किडनी मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस
एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करता है किडनी। एक्सक्रीशन ऑफ H+ करता है। आप जानते हैं कि पीसीटी में हो गया, इसे बेसिकली ये पीसीटी कलेक्टिव इंडक्शन नेफ्रॉन पर होंगे। ये एक्सक्रीशन H+ करता है। HCO3- का भी एक्सक्रीशन करता, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन किसका करेगा, HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। एक्सक्रीशन किसका करेगा, H+ का करेगा। एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कि यदि ये टूट रहा है तो नया HCO3- बन रहा है, तो जनरेशन ऑफ न्यू HCO3-, क्योंकि ऑलरेडी पहले तो HCO था ना, HCO3- नया बना है ना, दैट इज़ वाई वी कॉल इट द जनरेशन ऑफ न्यू HCO3-। यूनिक फीचर ऑफ किडनी, किडनी का एक यूनिक फीचर रेप्लिन बॉडी बफर स्टोर। और ये किडनी क्या करता है, बॉडी के HCO3- विल एक्ट एज बफर एंड सो इट रिप्लेनिश, ये वापस मेंटेन करता है जो बफर स्टोर्स को मेंटेन करता है। इट इज़ अ working to make store the replenish. So now we'll talk about the mechanism of kidney. चलो ठीक है, किडनी की बात करें इतना है इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है। अब इसके काम करने के लिए मैकेनिज्म क्या है, इन पीसीटी के बारे में यदि बात किया जाए, एक्सक्रीशन ऑफ H+ एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- इन पीसीटी क्या हो रहा है, H+ का क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, HCO3- का। H+ का क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है ना, ठीक। अब हम लोग को तीन चीज़ होता है भाई, एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होता है ब्लड वेसल्स वाला, एक पीसीटी सेल होता है, और यहाँ पे ल्यूमेन होता है जो कि उसके बाद निकलता है, ग्लोमेरुलर के बाद निकलता है ना, बॉमस कैप्सूल के बाद निकलता है ना, ये ल्यूमेन हो गया। अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि H2O+CO2 इन पर कैन कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 ये बनता है H2CO3 में। H2CO3 दो पार्ट में बटेगा, HCO3- और H+ में बटेगा। HCO3- से मैंने क्या बोला, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। HCO3- से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हम लोग वही रिएक्शन ध्यान रखना है, वो रिएक्शन ध्यान है, नथिंग इज हार्ड इन दिस। अब क्या है कि HCO3- बना, HCO3- से क्या होगा, मैंने क्या बोला, रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। अब जो H+ हुआ उसका क्या होना है, एक्सक्रीशन होना है। एक्सक्रीशन कैसे होगा, H+ Na एक्सचेंजर से, H+ इसको निकालने के लिए एक्सचेंजर चाहिए भाई, चाहिए ना, तो H+ Na एक्सचेंजर से H+ बाहर निकल जाएगा और Na+ अंदर आ जाएगा। अब H+ का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। अब H+ इन पर H+ किसके साथ जुड़ेगा, HCO3- से जुड़ करके ये बनेगा H2CO3। अब H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4 के प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, CO2+H2 बन जाएगा। ल्यूमेन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4 के प्रेजेंस में H2CO3 बन जाएगा CO2+H2O में, और यहाँ पर डिफ्यूजन से फिर आ जाएगा पीसीटी के अंदर में। ये ऐसा साइकिल चलता रहेगा। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जनरेशन हो रहा है HCO3- का, है ना। HCO3- का जनरेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट बफर है फॉस्फेट। इसका सब्स्टिट्यूट बफर कौन कौन सा है, फॉस्फेट और अमोनिया। कहाँ का था, यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी में था बफर, कौन सा था, फॉस्फेट अमोनिया। अब क्या है, जनरेशन ऑफ न्यू HCO3- सिंस यूटिलाइज HCO3- इज नॉट प्रेजेंट इन द ल्यूमेन। अब ल्यूमेन के अंदर में इसका यूटिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है किसका, HCO3- का जनरेशन हो रहा है। मैंने बोला कि जनरेट हो रहा है न्यू HCO3-, ठीक है। उसके बाद क्या, सिंस यूटिलाइजेशन HCO3- इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ल्यूमेन के अंदर में यूटिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले फॉस्फेट बफर की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद अमोनिया बफर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे वाले टॉपिक्स की। सबसे पहले बात करें फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर में फिर वही रिएक्शन चेंज नहीं होगा। बेसिक रिएक्शन हमारे पास क्या है कि H2 से H2O+CO2 गिव H2CO3। H2CO3 दो पार्ट में टूटेगा, HCO3- प्लस CO प्लस H+। HCO3- से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ये क्या है, न्यू है, नया बना है भाई। H2O से HCO3- बनता है तो वो नया बना। अब यदि बात करें यहाँ पे H+ है, H+ का यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ Na+ एक्सचेंजर है, H+ जाएगा यहाँ पे ल्यूमेन में, Na+ कहाँ आएगा, पीसीटी में आएगा। अब H+ का क्या करना है कि H+ जाएगा HPO4- 2, तो H+ HPO4- बन जाएगा H2PO4- जो कि एक्सक्रीट होगा यूरिन के अंदर में। कहाँ एक्सक्रीट होगा, यूरिन के अंदर में एक्सक्रीट होगा। रिएक्शन फॉस्फेट बफर का रिएक्शन सिंपल सा है, 2H+ प्लस HPO4- 2 बनेगा H2PO4, जो कि टाइट्रेबल एसिड है, जो कि टाइट्रेट हो सकता है, ठीक। एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है। अब ये
बात लिखी गई है कि यहाँ पे H2PO4 है, वो यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है। यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो माइनस को आएगा, ठीक है, नहीं माइनस आएगा, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अब मेरा बात सुने, अब यहाँ पे क्या माइनस का ध्यान नहीं देना, ये हम लोग को ध्यान देना है कि H+HPO4-2, यहाँ पे H2PO4 माइनस एक्सक्रीट होगा और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मैं लगा देता हूँ बॉस, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास आता है अमोनिया बफर। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉस्फेट बफर, अब क्या पढ़ रहे हैं, अमोनिया बफर। अमोनिया बफर में सेम वही, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, यहाँ पे क्या है, पीसीटी सेल है, यहाँ पे ल्यूमेन है। ग्लूटामाइन क्या हो, ग्लूटामाइन यदि हम लोग पता है कि अमाइनो एसिड है, ये जब टूटेगा तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, HCO3- और NH3 फॉर्म करता है। HCO3- विल अगेन रीअब्जॉर्ब, क्या हो जाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब होगा। अब NH3 का बात करें तो NH3 हमारे पास जाएगा ल्यूमेन के अंदर में, जो कि NH3 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, एक रिएक्शन चल रहा है, H+ ल्यूमेन में आ रहा है, Na+ बाई दी NaH+ रिएक्शन जो हो रहा है। अब H+ आ रहा है ल्यूमेन में, H+ जुड़ेगा NH3 के साथ तो बनेगा NH4+। ये क्या है, अमोनियम आयन है, जो कि एक्सक्रीट कहाँ होगा, यूरिन में एक्सक्रीट होगा, सॉरी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। यह समझ में अमोनिया बफर वाला क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे स्क्रीट कर रहा है, हाउ वी आर स्क्रीटिंग दिस, इसी के बारे में हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एक लिमिटिंग पीएच एट विच H+ सिक्रीशन। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग कि व्हाट इज लिमिटिंग पीएच। लिमिटिंग पीएच एक ऐसा पीएच होता है जिस पे H+ का सिक्रीशन बंद हो जाता है, एंड दैट पीएच इज 4.5। रिपीटिंग अगेन, लिमिटिंग pH is a pH at which H+ secretion stops and that pH is 4.5. नॉट सीन इन पीसीटी ड्यू टू बफरिंग मैकेनिज्म। पीसीटी के अंदर में, प्रोस्मो कन्वर्टर ट्यूब्यूल के अंदर में हम लोग ये नहीं देखते हैं ड्यू टू दी बफरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सीन इन कलेक्टिंग डक्ट ड्यू टू द एसिडिफिकेशन, फिर यूरिन का एसिडिफिकेशन होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे आता है एक्सक्रीशन ऑफ H+ का एक्सक्रीशन। इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे ना, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप बी आ गया ना, टाइप ए पढ़ेंगे। टाइप ए एक्चुअली यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे टाइप ए इंटरकलेक्टर सेल और टाइप बी इंटरकलेक्टर सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप बी यहाँ पे ना, टाइप बी है ना, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं टाइप ए टाइप बी रहता है ना। उसके बाद यदि बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ H+। टाइप ए में बात किया इंटरकलेक्टेड आई सेल भी बोला, ठीक है ना। अप रेगुलेटेड ड्यूरिंग एसिडोसिस, एसिड का एक्सक्रीशन होगा। यहाँ पे 2 साइड है, एक बेसोलेटरल साइड है, दूसरा है ल्यूमिनल साइड। एक बेसोलेटरल साइड, दूसरा ल्यूमिनल साइड। बेसोलेटरल साइड में आएगा क्लोराइड बाइकार्बोनेट, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2 साइड है ना, एक बेसोलेटरल साइड है, एक हमारे बेसोलेटरल साइड ये हो गया ना, लेट मी टू दिस, बेसोलेटरल साइड ये हो गया और दूसरा हमारे ल्यूमिनल साइड है। ल्यूमिन है इधर बेसोलेटरल सेल्स है। अब यहाँ पे क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट हो रहा है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट हो रहा है। दूसरा हमारे पास ल्यूमिनल साइड है, ल्यूमिनल साइड में हमारे पास H+ और यहाँ पे K+ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ H+। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ H+ हो रहा है। एक्सक्रीशन किसका हो रहा है, H+ का यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, K+ का हो रहा है। तो ये हो गया बात। अब एक्सक्रीशन ऑफ HCO3-, ठीक है, यहाँ पे किसका एक्सक्रीशन हो रहा है, HCO3- का एक्सक्रीशन हो रहा है। अब बात करें टाइप बी में। अब टाइप बी में क्या है टाइप बी में क्या है, इंटरकलेक्टर सेल अप रेगुलेटिंग ड्यूरिंग अल्कोलोसिस। यहाँ पे बेस का एक्सक्रीशन कर रहा है, क्या कर रहा है, बेस का एक्सक्रीशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बेस एक्सक्रीशन बेसोलेटरल साइड एंड लुमिनल साइड। बेसोलेटरल साइड क्या होगा, अपने को पता होना चाहिए कि H+ K+ रिएक्शन ATPase चल रहा है, पंप है। दूसरा हमारे पास Cl- और HCO3- होगा। यहाँ पर टाइप ए नहीं, यहाँ टाइप बी लिखा हुआ, ठीक है ना, सॉरी गलती से टाइप ए लिखा गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइप बी में हम लोग बात करें बाइसोलेटरल साइड में कौन सा ATPase लगा हुआ है, H+ K+ ATPase लगा हुआ है। ल्यूमिनल साइड में Cl- HCO3- एक्सचेंजर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला चल रहा है और यहाँ पे H+ K+ ATPase चल रहा है।
टाइप बी इंटरकलेक्टेड सेल मिरर इमेज ऑफ टाइप ए इंटरकलेक्टेड सेल। अब मैं बताता हूँ ये मिरर इमेज कैसे है। देखिए यहाँ पे यदि बात किया जाए ल्यूमिनस साइड में क्या हो रहा है, SiO3 माइनस Cl माइनस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और वही बात किया जाए टाइप ए में क्या हो रहा है, H प्लस के प्लस का, यहाँ पे H प्लस के प्लस का है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H प्लस के प्लस का और यहाँ पे क्या SiO3 माइनस है। इसलिए यहाँ लिखा गया है मिरर इमेज ऑफ टाइप 2 इंटरकलेक्टेड, मिरर इमेज है इसका, ठीक है। अब यदि बात करें आगे तो एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस रेगुलेशन के बारे में, यदि सबसे पहले से अंदर हेंसन कॉन्सेप्ट है। हेंसन कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है कि यदि टाइप ए टाइप बी में कन्वर्ट हो जाए इंटरकलेक्टेड सेल तो इसी को बोलते हैं हेंसन्स, इसी क्या बोलते हैं हेंसन। अब सबसे पहले डिसऑर्डर के बारे में बात कर ले, एसिड बेस का डिसऑर्डर का, एसिड बेस डिसऑर्डर। सबसे पहले हम लोग जो बात किए थे पीएच कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना है बॉडी का, जो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। आगे यदि बात किया जाए पार्शियल प्रेशर CO2 कितना है 35 to 45 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 35 to 45 mmHg। HCO3 माइनस से कितना है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसके अंदर में डिसऑर्डर्स आते हैं। हम लोग एसिड बेस डिसऑर्डर में सबसे पहले नॉर्मल रेंज का पता करना चाहिए। डिसऑर्डर तभी पढ़ेंगे जब नॉर्मल रेंज पता होगा। नॉर्मल रेंज पता चाहिए, H+ से बताइए, पीएच का बताइए, पीएच कितना होता है 7.35 7.45। उसके बाद यदि बात किया जाए CO2 कितना होता है 35 से 45 mmHg और HCO3 माइनस का होता है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर हमारे 4 डिसऑर्डर कौन कौन से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ये कंपनसेटेड बाय लंग्स एंड किडनी। ये चीज़ कंपनसेट किससे हो रहा है, लंग्स और किडनी से। 4 डिसऑर्डर नाम बोलो भाई। पहला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अब सबसे पहले एक एक करके 4 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। और एक और चीज़, ये पढ़ने के बाद ना आप एक बार जो स्टैंडर्ड बुक है ना, जो भी आप फॉलो करते हैं उनसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि नहीं पढ़ेगा तो काम चल जाए, इससे आपका ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास क्या है, कॉज पीएच यदि डिक्रीज होगा, पीएच यदि डिक्रीज होगा तो क्या होगा, H+ इंक्रीज होगा। पीएच व्हेन पीएच डिक्रीज देन H+ इंक्रीज एंड HCO3 माइनस विल डिक्रीज, लॉस ऑफ बेसन बाय पीएच डिक्रीज होगा। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू अक्लूमिनेशन ऑफ अब इससे क्या होता है, अक्लूमिनेशन होता है लैक्टिक एसिड का कीटो एसिड, लैक्टिक एसिड आ गया ना, ठीक है, लैक्टिक एसिड का कीटो एसिडिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, ये एसिड का अक्लूमिनेशन हो रहा है। और HCO3 माइनस यदि घटेगा तो हमारा डायरिया हो जाता है ना, समझ गया, डायरिया समझते हो ना। इंटेस्टाइनल कंटेंट अल्कलाइन होगा, इससे क्या होगा, डायरिया होगा, ठीक। अब आगे बात करें कंपनसेशन में क्या होता है। कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या है, अब ये चीज़ जो हो रहा है भाई, लैक्टिक एसिड बन रहा है, कीटोसिडिक एसिड बन रहा है या फिर सैलिसिलिक एसिड है, तो इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म सिंपल सा कुछ नहीं, सिंपल सा ये है कि रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक, दो ही चीज़ तो हमारे पास है। रेस्पिरेटरी में लंग आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मेटाबॉलिक में किडनी आ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी लंग हाइपर वेंटिलेशन किया जाएगा तो CO2 का वाश आउट किया जाएगा। CO2 वाश आउट होगा तो क्या होगा कि CO2 डाउन होगा ना, तो हमारे पास जो रिएक्शन था कि CO2 प्लस H2 होगी, H2CO3, H2CO3 H+, तो H+ हमारा बनना कम हो जाएगा ना, H+ बन रहा है ना, जो हम लोग रिएक्शन पढ़ा ना, जो शुरुआत में स्टार्टिंग किए थे, CO2 प्लस H2 गिव H2CO3, अब H2CO3 H+ HCO3 माइनस बन रहा था। H+ हमारे पास वहाँ पर यदि CO2 ही नहीं रहेगा तो H+ बनेगा, क्योंकि H2CO3 से ना H+ बन रहा है। रिएक्शन डाउन होगा तो क्या होगा, H+ डिक्रीज होगा। ये तो समझ आ गया। अब आगे बात करें मेटाबॉलिक का। मेटाबॉलिक में टाइप ए इंटरकलेक्टेड सेल एक्टिवेटेड। अब सेल एक्सक्रीशन यहाँ पे बात किया जाए तो एक्सचेंजर हमारे पास कौन, HCO3 माइनस Cl माइनस का एक्सचेंज होता है और HCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सबको पता है, आपने देखा ना, HCO3 माइनस क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब अगला है H+ K+ एक्सचेंज में टाइप पे जो पढ़े थे ना वही लिखा हुआ है। K+ एक्सचेंज में H+ एक्सक्रीटेड और हाइपर कैल्केमी हाइपर। अब H+ एक्सक्रीट हो रहा है तो अंदर सेल के अंदर क्या है भाई, देखो ना यार, यदि H+ एक्सक्रीट हो रहा है तो K+ अंदर, इससे क्या होता है, हाइपोकैल्मिया बनेगा, हाइपर कैल्मिया होगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, मतलब कैसे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि हम लोग को H+ एक्सक्रीट, अब हम लोग को क्या है, कंपनसेटरी एसिड H+ बढ़ रहा है तो हम लोग वाट वी वांट कि एसिड बढ़ रहा है तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो
चीज़ है मतलब कि H प्लस हमारा घटना चाहिए कि एसिड बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग ये सब मैकेनिज्म कर रहे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी क्या है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। लेवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी बैलेंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और शुड बी बैलेंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज। अब आयंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, रूटीनली मेजर सोडियम क्लोराइड HCO3 माइनस। देखो एक्चुअली क्या है, कभी हम आयन मेजर करते हैं, रूटीनली मेजर करते हैं, ठीक है। रूटीनली मेजर क्या है, सोडियम क्लोराइड और HCO3 माइनस रूटीनली अनमेजर। जो रूटीनली मेजर नहीं करते जैसे कि सल्फेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, अनायन, लैक्टेट, सैलिसिलिक एसिड, ये सब रूटीनली मेजर नहीं करते हैं ना। अब बात करते हैं कि अनायन गैप, ये ऐसे टर्म आता है ना, ये सब एक्चुअली क्या है ना कि जैसे सल्फेट, ये सब अनायन है ना। अब ये सब का रूटीनली मेजर कर नहीं रहे, तो ये सब क्या हो रहा है, अनायन गैप आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अनायन गैप। सोडियम बहुत ज़्यादा हमारे पास Cl उससे कम है, HCO3 माइनस और अनायन गैप, ये जो क्रिएट हो रहा है देख रहे हैं, ये अनायन गैप हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनायन गैप के बारे में। अनायन गैप क्या हो रहा है, सोडियम का वैल्यू कितना होता है, 144 होता है, मतलब ये वैल्यू है इतना रहता है। उसके बाद बात किया जाए क्लोराइड, वही ऑब्वियसली पर में बात होगा, तो Cl माइनस और HCO3 माइनस। Cl कितना है, 108 है, और यहाँ पे कितना है, 124 है। तो 12 मिल, अनायन गैप कितना रहता है, 12 मिल इक्विवेलेंट, मतलब इसका जो है ना, जो रूटीनली मेजर नहीं करती है, कितना होता है, 12 मिल इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यूनिट याद रखना है। 144 सोडियम कितना है, 144 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड कितना है, 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये अनायन गैप कितना बना है, 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल रेंज कितना है, 8 से लेकर 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करते हैं। अब हमारे पास क्या एसिडोसिस हो रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, अनायन, अब क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, अनायन बढ़ेगा। अब H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे अनायन बढ़ेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कैसे लाएंगे। तो दो मेथड है, हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिड हागामा एंड नॉर्मल एसिड नागामा, ठीक है। तो नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब क्या है कि इंक्रीज इन अनमेजर्ड आयन कॉजेज, इसके कारण क्या होता है, अब इसके कारण क्या होता है, डाई कीटो एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, सैल्सिक एसिड होता है। अब यदि बात करेंगे कि यदि H प्लस बढ़ेगा तो आपको पता है कि भाई एसिडिटी वाला चीज़ बढ़ेगा, कैसे, सैल्सिलिक पॉइजनिंग होगा, सैल्सिलिक एसिडल पॉइजनिंग होगा, लैक्टिक एसिडोसिस, डाई कीटो एसिडोसिस होगा। नॉर्मल अनायन गैप मैकेनिज्म में क्या है, मेजर्ड अनायन रहता है, कीटो ऑल्सो नोन एज हाइपर क्लोरमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्लोरीन बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, डायरिया होगा, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा, और क्या होगा, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मतलब कि रेनल ट्यूब्यूल में एसिडिटी बढ़ेगा। और यदि बात हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होगा, ठीक है। अब इसका यदि बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि नॉर्मल अनायन गैप में तो अनायन गैप कम रहेगा, और हाई अनायन गैप में अनायन गैप ज़्यादा रहेगा। उसी के बाद शो किया गया यहाँ पे। अब कॉजेज़ ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की बात करें तो कॉज क्या है, यहाँ पे पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, H प्लस यहाँ पे कम हो रहा है। पीएच यदि ज़्यादा है तो H प्लस कम होगा, HCO3 में ज़्यादा रहेगा, इससे H प्लस कम होने से क्या होगा, वोमिटिंग होगा, स्टोमक कंटेंट क्या होगा, H प्लस कम होगा, ठीक है। हाइपर एल्ड्रोसिन एसिड का सिक्रेशन होगा, H प्लस कम होगा कि यहाँ पे हो कि मतलब बेसिकली क्या चला, कारण क्या है कि वोमिटिंग के समय में सारा H प्लस बाहर निकल गया। अब सारा H प्लस बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या हो गया, H प्लस कम होगा, हाइपर एल्ड्रोस्टेरोन एसिड का सिक्रेशन होगा, एसिड सिक्रेशन होगा तो H प्लस में कारण क्या है, वाट ड्यू टू H प्लस कम क्यों हो रहा है, वोमिटिंग कारण, हाइपर एल्ड्रोस्टेरोन कारण, इसमें क्या हो रहा है, एसिड का सिक्रेशन हो रहा है। पेशेंट इन डायूरेटिक, प्रोन टू वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अल्कोलोसिस। अब यदि लॉस ऑफ H प्लस होगा, अब H2O है, H2O एक्टिवेट कर रहा है किसको, रेनिन को एक्टिवेट कर रहा है, और रेनिन एक्टिवेट कर रहा है रेनिन रास मैकेनिज्म को। अब क्या H2O क्या कर रहा है, रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहा है। रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होने से क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट होने से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होने से क्या हो रहा है, आपको पता है कि H प्लस का क्या होता है, एक्सक्रीशन और बढ़ जाता है, H प्लस का एक्सक्रीशन और बढ़ जाता है, समझा। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में हम लोग ड्यू टू कारण देख रहे हैं, वोमिटिंग कारण, हाइपर एल्डोस्टेरोन कारण, पेशेंट जो डायूरेटिक पे है ना, प्रोन टू वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ H प्लस,
ये H2O क्या करता है, एक्टिवेट करता है, प्रेजेंस ऑफ H2O सोडियम का यदि लॉस होगा, वाटर का प्रेजेंस में रेनिन बनेगा, रेनिन रास मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, उससे क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ H+ होगा। नेक्स्ट यदि बात किया जाए HCO3- यदि बढ़ेगा तो ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3- क्यों बढ़ेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे बाइकार्बोनेट को। आप समझ रहे हो, बेसिकली कहने का मतलब यहाँ ये है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ये सब चीज़ें हो रहे हैं। H+ घट रहा है, रीज़न क्या है, वोमिटिंग कर रहे हो आप, वोमिटिंग कर रहे हैं पेशेंट, है ना, हाइपर एल्डोस्टेरिज्म है, पेशेंट डायूरेटिक पे है ना, और यहाँ पे क्या रास मैकेनिज्म एक्टिवेट कर रहा है, उससे एक्सक्रीशन और H+ बढ़ रहा है। अब HCO3- बढ़ने के कारण क्या, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें टूटेगा, Na+HCO3- से टूटेगा, तो HCO3- क्या करेगा, यही करेगा, बढ़ेगा ना H+, सॉरी HCO3- उससे क्या pH बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। पहले तो ये सब पहले तो कांड कर लिया, अब कंपनसेशन करना, जैसे होता है एक्सीडेंट हो गया ना, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कांड को समेटना है ना, जो कांड किसे समेटना है, तो कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या है। दो गो मैकेनिज्म है भाई, बोलो, तुम बोलोगे यार, क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी और दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी में क्या हो रहा, क्या करो आप, हाइपोवेंटिलेशन करो। हाइपोवेंटिलेशन से क्या करें, मुद्दा क्या है, मुद्दा हम लोग को ये है कि pH बढ़ा हुआ है, हमारे पास pH बढ़ा हुआ है, मतलब HCO3- बढ़ा हुआ है, H+ घटा हुआ है, तो H+ को बढ़ाना है, ठीक। रेस्पिरेटरी लंग, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन में क्या कर दिया सर, सांस ही नहीं लो, नहीं भाई सांस लो लेकिन ना धीरे लो। अब क्या हो रहा है, ब्रीदिंग रेट घटेगा तो हमारे पास CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट घटेगा तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अब देखो CO2 बढ़ रहा है, पहले से H2 है, CO2 H2 मिला के H2CO3 बढ़ेगा। अब H2CO3 जब टूटेगा, H+ HCO3- में टूटेगा ना भाई। अब H+ यदि बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H+ एक्युमुलेशन होगा, और इससे क्या होगा, H+ यहाँ बढ़ेगा। भाई समझ रहे बात को यार, एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन ब्लड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि डिसोसिएट किस में होता है, H+ HCO3- डिसोसिएट होता है, और H+ बढ़ेगा तो pH क्या होगा, घटेगा। दूसरा है मेटाबॉलिक, किडनी वाला, टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल HCO3- टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल के बारे में बात किया जाए तो HCO3- का एक्सक्रीशन होगा, क्या होगा, HCO3- का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है ना। अब बात करें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें, अब रेस्पिरेशन के कारण एसिडोसिस क्या, रेगुलेटेड बाय CO2 उधर रेगुलेट हो रहा है, कॉजेस क्या, दोनों समझ, ये पहले बताओ यार, समझे ना। मेटाबॉलिक किडनी में टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल, HCO3- से एक्सक्रीशन कर, भाई HCO3- टाइप बी वाले में आप दिखाऊँ आपको मैं, टाइप बी कहाँ हो तुम भाई, टाइप बी है ना, टाइप बी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन से क्या होगा, एक्सक्रीट बाहर निकल जाएगा, तो HCO3- यदि घटेगा तो क्या होगा भाई, pH तो बढ़ेगा, pH क्या घटेगा ना, मतलब वो हमारा काम हो जाए जो हम लोग को चाहिए वो हो रहा। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में यदि बात किया जाए, रेगुलेटेड बाय CO2, रेगुलेट किससे हो रहा है, CO2 से रेगुलेट हो रहा है। कॉजेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कारण क्या है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या हो रहा है, यदि कोई आदमी सांस लेना कम कर दे, डिप्रेशन होगा, CO2 का अक्लुमुलेशन। अब बात कर रहे हैं पहला दो केस हमारे के अंदर, तीन बेसिकली मेजर ध्यान रखना है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अब CO2 का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज स्मोकिंग और एनीथिंग एयरपोर्ट कंजम्पशन करते हैं ना, तो उनका CO2 एक्लुमुलेशन होते जाता है, और CO2 एक्लुमुलेशन होगा तो फिर वही रिएक्शन चलेगा, CO2 + H2O गिव H2CO3। अब क्या और H2CO3 बनेगा तो H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो pH घटेगा। अनदर रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पोलियो के बारे में बात करेंगे, ये सब होता है, पोलियो में होता है। अब क्या होता है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन में हो गया, एयर सांस ही अंदर नहीं जा रहा है तो CO2 बढ़े, फिर pH घटेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अनदर इसका कंपनसेशन क्या है, रीनल कंपनसेशन के बारे में बात किया, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ H+। अब क्या करो, pH यदि घट रहा है तो H+ एक्सक्रीशन कर, pH घटना मतलब H+ बढ़ना, H+ बढ़ रहा है तो एसिडोसिस हो रहा है, तो इसको एक्सक्रीट आउट कर दो, किसके थ्रू, रीनल के थ्रू। किडनी रीअब्जॉर्प्शन किसका करो, HCO3- से करो, जनरेशन ऑफ न्यू HCO3- करो। समझ रहे भाई कितना आसान चैप्टर है, देयर इज लॉजिक। आपका यदि H+ यदि बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है, अब क्या करोगे, यदि H+ यदि घट रहा है ना, तो आप क्या करोगे कि H+ को बढ़ाओगे कैसे, रेनल से बढ़ाओगे। अब H+ बढ़ा लिए
तो दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, HCO3 माइनस को से H+ बढ़ रहा है तो H+ को आप निकाल दोगे, दूसरा HCO3 माइनस को ऑब्जॉर्ब कर लोगे, या फिर नया HCO3 माइनस को जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का। ठीक है, ऐसे में बफर तक काम करता है वो बात, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का अब क्या हो रहा है, अल्कोलोसिस हो रहा है, तो कॉज क्या है इसका कि H+ आपका बढ़ रहा है। अब H pH बढ़ रहा है तो क्या होगा कि H+ क्या होगा, घटेगा। pH यदि बढ़ेगा H+ घटेगा, H+ यदि घटेगा तो आप उल्टा रिएक्शन को देखो यार ना, वो वाला H+, मैं वही रिएक्शन को लेकर चलूँगा, वो रिएक्शन इस चैप्टर का जान है भाई। अब एच यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिज्म पार्शियल प्रेशर CO2 घट रहा है, क्योंकि अब मैं मान के चलो यदि H+ घट रहा है तो ये रिएक्शन उल्टा बाई डायरेक्शन रिएक्शन है। H+ यदि घट रहा है तो H2CO3 कम बन रहा है, H2CO3 कम बन रहा है तो H2 कार्बोनिक एनहाइड्रस 4 के फर्स्ट में H2O और प्लस CO2 क्या बन रहा है, कम बन रहा है, तो CO2 पार्शियल CO2 घटा। कॉमन इन हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में क्या आता है, हाइपोक्सिया आता है, सॉरी भाई, है ना। अब हाई एल्टीट्यूड में क्या, हाइपोक्सिया आता है। अब हाइपोक्सिया वाले केस में क्या हो रहा है, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर क्या बोला, हाइपरवेंटिलेशन, सांस ज़्यादा लो। अब हाइपर वेंटिलेशन होगा, उसे CO2 वास आउट होगा और पार्शियल प्रेशर CO2 घट जाएगा। अब CO2 घटेगा फिर H+ भी घटेगा, CO2 घटेगा तो H2O जुड़ेगा नहीं H2CO3 बनेगा नहीं, H+ घटेगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर CO2, मतलब कि फिर यहाँ पे अल्कोलोसिस आ रहा है ना। अब थोड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का बात कर लेते हैं कि एल्बुमिन क्या है ना, कॉमन बाइंडिंग फॉर प्रोटीन, और ये क्या करता है ना, H+ CO2 कैल्शियम के साथ ये बाइंड करता है किसके साथ। अब ये बात समझ गया ना, इसका कॉज समझ गया ना। अब आता थोड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एल्बुमिन क्या है, कॉमन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका वो नहीं है, कंपनसेशन बारे में नहीं लिखा था ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बात कर रहे हैं। एल्बुमिन में क्या है कि कॉमन बाइंडिंग प्रोटीन है फॉर H+ एंड कैल्शियम। अब रेस्पिरेटरी हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोलोसिस का। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या है, यदि H+ घटेगा तो क्या होगा, अल्कोलोसिस में क्या होगा, H+ घटेगा, इनक्रीज बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू एल्बुमिन, कैल्शियम बाइंड विथ एल्बुमिन। अब क्या हो रहा है, दो फॉर्म आ रहा है, कैल्शियम बाउंड फॉर्म। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम बाउंड फॉर्म होगा, यदि कैल्शियम बाउंड करता है एल्बुमिन के साथ तो कैल्शियम बाउंड फॉर्म आएगा। दूसरा क्या है कि कैल्शियम फ्री फॉर्म, दो केसेस, कैल्शियम बाउंड फॉर्म है, कैल्शियम फ्री फॉर्म है। अब कैल्शियम बाउंड फॉर्म का बात हो गया, अब बाउंड फॉर्म रहेगा तो फ्री फॉर्म कम रहेगा, बाउंड फॉर्म ज़्यादा रहेगा तो फ्री फॉर्म कम रहेगा, फ्री फॉर्म कम रहेगा तो हाइपोकैल्सियमेटेटनी होगा, हाइपोकैल्सियम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। इसका कंपोजिशन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ SCO3 माइनस करो। फिर टाइप बी इंटरकैरेटेड सेल में SCO3 माइनस का यदि एक्सक्रीशन हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, बाइंडिंग वाला है, तो यदि इसी को यदि घटा दोगे, एक्सक्रीशन SCO3 माइनस को यदि एक्सक्रीट करोगे। अब इस एक्सक्रीशन ऑफ SCO3 में, अब यहाँ पे एक बात लिखा है मैंने ना, थोड़ा बड़ा ही में लिखा है ना, ठीक है। इन रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस डिक्रीज पार्शियल प्रेशर CO2, दिख रहा है आपको ना भाई, दिख ही रहा होगा यार, है ना, दिख रहा है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है पार्शियल प्रेशर CO2, CO2 डिक्रीज होता है, ठीक, लीड टू रिडक्शन ऑफ H+ रिडक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज pH बढ़ रहा है, टू रिस्टोर नॉर्मल pH किडनी कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ SCO3 माइनस। SCO3 माइनस का क्या करता है, यहाँ पे किडनी क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, किडनी क्या करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ SCO3 माइनस। SCO3 माइनस का यहाँ पे किडनी क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, देयर बाय रिड्यूसिंग दी बफरिंग कैपेसिटी ब्रिंगिंग pH बैक टू नॉर्मल। pH एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि एक्सक्रीशन किसका हो रहा है, SCO3 माइनस का एक्सक्रीशन हो रहा है। SCO3 माइनस का यदि एक्सक्रीशन होगा तो क्या होगा, SCO3 माइनस कम होगा, और SCO3 माइनस एक्सक्रीशन किससे, टाइप बी से, और H+ एक्सक्रीशन किससे होता है, टाइप ए से। कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में H+ हमारे पास SCO3 माइनस एक्सक्रीशन हो रहा है और यहाँ पे घटता है तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ एल्बुमिन, है ना। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोग बात किए, एल्बुमिन क्या कर रहा है, कॉमन बाइंडिंग किसका है, H+ और कैल्शियम का, है ना। फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में बात किया जाए तो H+ हमारे पास यहाँ पे क्या है, घटा हुआ है, अल्कोलोसिस में क्या है, H+ घटा हुआ है। अब क्या हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू एल्बुमिन, कैल्शियम के साथ बाइंड हो रहा है, एल्बुमिन के साथ बाइंड हो रहा है। अब क्या है कि कैल्शियम बाउंड फ्रॉम क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैल्शियम बाउंड फ्रॉम इंक्रीज होगा क्योंकि बाइंड हो जा रहा है, तो बाउंड वाला इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्री फॉर्म डिक्रीज होगा, इससे क्या हाइपोकैल्शियमेटेटनी आएगा। कंपनसेशन के लिए क्या करते हैं, अब कंपनसेशन के लिए क्या करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो रहा है, अब इसमें H+ हम लोग क्या है,
कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को HCO3 माइनस का H प्लस यदि कम है तो HCO3 माइनस निकाल देंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना भाई, मतलब कि उसके कंपेरिजन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर एक्सक्रीशन HCO3 माइनस कर रहे हैं, जिससे HCO3 माइनस घट रहा है तो H प्लस कम है, HCO3 माइनस घट गया तो ठीक हो गया काम। तो वही वाला काम अल्कोलोसिस में मतलब कंपनसेशन हो गया। ठीक है, होप ये समझ में आएगा। थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट समझ पता है, थोड़ा सा है ना, इसी पे बैलेंस बहुत आसान है। आपको ये रिएक्शन बस याद रखना है कि H2O प्लस CO2 गिव H2CO3 और ये बनता है H प्लस HCO3 माइनस, ये कर लोगे भाई मस्त है। इसी पे बैलेंस समझ में आएगा भाई। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है, इंट्रा सेलुलर बफर है, प्रोटीन के बारे में बात किया है, मतलब इंट्रा सेलुलर में कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा है ना, ये सब बात किया गया है। ये सब फिर मतलब फॉस्फेट के लिए, अमोनिया के लिए रिएक्शन है ना। उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया, एसिडोसिस, हैंसन क्या है, जब टाइप ए टाइप बी में कन्वर्ट हो जाता है हैंसन हो जाएगा। नॉर्मल कितना पीएच होता है 7.35 to 7.45, HCO3 माइनस कितना 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Hg पर लीटर है ना। होप आपको समझ में आएगा। इसका ये ना PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। If you enjoyed this video, like this video and share to your friends and subscribe to this channel, and subscribe makes me feel good. Bye bro, bye friends. Obviously.